हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गद्य खंड का पाठ नंबर 6 बहादुर चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जिसको लिखे हैं अमरकांत। कौन लिखे हैं? अमरकांत। ठीक है, तो चलिए अमरकांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर राज्य पूछे तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश बताना है। और जुलाई 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। अगर प्रश्न आ जाए कि इंटरमीडिएट उन्होंने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया, तो क्या बोलेंगे? 1946 ईस्वी में। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबंध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आज़ादी के बाद आप लोगों को पता होगा कि भारत आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आज़ादी हुई थी। जब आज़ादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों और जीजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अनंत अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म की फक्कड़पन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। ठीक है, अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। उनके द्वारा कई कहानी संग्रह लिया गया है और उपन्यास भी हैं। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह हैं। ये सारे चीज़ जो है कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी और बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास हैं। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा था। बाल उपन्यास याद रखिएगा, बाल उपन्यास का नाम है वानर सेना। ठीक है, अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझौले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल भाव की आत्मीयता के साथ
नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को कहानी प्रतिष्ठित करती है। यानी कि अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो कहानी है बहादुर, ठीक है, ये नेपाल का रहने वाला था जो ये भारत आ गया था और ये नौकर बन करके किसी के घर में, उच्च वर्गीय परिवार के घर में ये रहने लगा था। तो देखिए, आते हैं अब कहानी पढ़ते हैं। सहसा, बहादुर है कहानी का नाम, ठीक है। सहसा माने अचानक होता है। सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक। सहसा मैं यहाँ किसके लिए कहा गया है? यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। सामने खड़ा था, आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। कौन? एक लड़का, 12-13 वर्ष की उम्र का एक लड़का था, ठीक है। 12-13 वर्ष की उम्र का एक लड़का था। ठिगना चकैठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह था बेचारा का। उसका आकृति समझ गया चेहरे का। वह सफेद नेकर और बाह की सफेद कमीज, नेकर मतलब पैंट होता है जी। नेकर का मतलब क्या होता है? पैंट। किस रंग का पैंट था वो? सफेद रंग का था। और आधी बाह वाली सफेद कमीज थी उस लड़के की, और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था, ठीक है, और खड़ा था, ठीक है। उसके गले में स्काउटों की तरह क्या बंधा था? रूमाल बंधा था। स्काउट की तरह जो है रूमाल बंधा हुआ था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। उस बच्चे को घेर करके परिवार के ढेर सारे लोग, ढेर सारे सदस्य खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। मतलब निर्मला जो थी वो अमरकांत की पत्नी थी। अमरकांत इस कहानी के लेखक हैं और निर्मला जो थी वो अमरकांत की पत्नी थी। जो और बहादुर जो था, ये लड़का जो था 12-13 वर्ष का जो लड़का था, वो किसके सामने खड़ा था? अमरकांत के सामने खड़ा था। निर्मला अमरकांत को देखती थी और फिर किसको देखती थी? निर्मला जो है उस लड़के को देखती और फिर अमरकांत को देखती और फिर अपने भाई को भी देखती, ठीक है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। उस लड़के को लेकर के कौन आए थे? साले साहब, यानी अमरकांत का साला, यानी निर्मला का भाई लेकर के आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। ये जरूरी था कि उनके घर में नौकर रहना चाहिए, ठीक है। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, ठीक है, और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया था, यानी कि बहन की शादी में वो घर गए थे, तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। किसने देखा? अमरकांत ने देखा, ठीक है। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, क्योंकि उसके घर में नौकर था, इसीलिए उसको चारपाइयाँ तोड़नी थी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया, यानी क्रोध आ गया, ठीक है। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगे। निर्मला भी कहने लगे कि हमें नौकर का जरूरत है, ठीक है। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई इस दुनिया में होगी। यानी कि आप समझ लीजिए आप लोग भी कि अमरकांत के हिसाब से कि जिसके घर में नौकर है वो दुखी आदमी नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे निर्मला के घर में नौकर नहीं था, इसलिए निर्मला को अभागन और दुखिया स्त्री बोला गया है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था। वो लड़का क्या था? एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उस लड़के का गांव कहाँ पर था? नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उस लड़के का पिता जो है युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। सभी बच्चे जो हैं अपने अपने बचपना को याद कीजिएगा, जो आप लोग अपने माँ को बहुत सताते हैं। ठीक है, आप लोग अपने माँ को बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। उसी तरह ये भी, इसकी माँ भी बहुत गुस्सैल थी। ये जो हैं यानी बहादुर जो है वो बहुत अपनी माँ को सताता था और उसको बहुत मारती थी। किसको मारती थी? बहादुर को मारती थी। कौन मारती थी? माँ मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। किसकी माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा घर के कामों में हाथ नहीं बटाए? मगर जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था। जब माँ उसको काम करने के लिए कहा करती थी तो वो पहाड़ और जंगलों में निकल जाता था। पेड़ों पर चढ़ करके चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ करके खाता। ठीक है, फल तोड़ तोड़ करके खाता या उनके बच्चे को, चिड़िए के बच्चे को घोंसलों से पकड़ता, घोंसलों में हाथ डाल करके पकड़ता। यही तो उसकी हरकत थी। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। कभी कभी, रोज की बात नहीं है, कभी कभी जो है वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा। उसके घर में भैंस भी था। उसके घर में क्या था? भैंस था। उसने भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। वो तो मारा, लेकिन भैंस जो है भैंस को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। भैंस को प्यार करती थी उसकी माँ, लेकिन जब भैंस को प्यार करने लगी तो बहादुर को बहुत चिढ़ आता था। ठीक है, बहादुर को बहुत चिढ़ आता था कि एक जानवर को मेरी माँ इतना प्यार करती है मगर मेरे को नहीं। वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। एक दिन वह भैंस को बहुत मारा, मारते मारते अधमर कर दिया। ठीक है, तो भैंस क्या किया? वो भागी भागी कहाँ चली गई? भैंस माँ के पास चली गई और कुछ दूरी पर एक खेत में उसकी माँ क्या कर रही थी? काम कर रही थी। भैंस उसके सामने जा कर के खड़ा हो गई। ठीक है, और माँ का माथा ठनकना मतलब थोड़ा सा सोच ली है वो कि आखिर ये भैंस को हम बांध दिए थे, भैंस मेरे सामने आखिर आई कैसे? जरूर इसने मारा होगा। बेचारा बेजवान जानवर चरना छोड़ करके वहाँ क्यों आएगा? ठीक है, चरने के लिए उसकी माँ उसको खोल दी थी, लेकिन वो चरना छोड़ करके कहाँ चला गया? माँ के आगे चला गया। तो माँ को अंदाजा लगा कि जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा होगा। क्या लिखा है? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा होगा। ठीक है, तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि माँ को भैंस को मार लगा था। ठीक है, जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगुनी पिटाई की। जब भैंस आ गया, ठीक है, तो माँ जो है गुस्से के कारण उस बहादुर को दुगुना पिटाई कर दी। ठीक है, और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन
माँ से फट गया। इतना मार मारी माँ, इतना मार मारी कि लड़के का मन जो है माँ से फट गया, बहुत दुखी हो गया वो माँ से। ठीक है, और वह रात भर जंगल में छिपा रह गया। फिर जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। देखो, बहुत बच्चों के मन में यही होता है कि अगर माँ बाप डांटे या मारे तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप का मार जो है वो मार्गदर्शन होता है, शायद उसकी भलाई के लिए उसको डांटा जाता है, मारा जाता है, सच्चे राह दिखाने के लिए उसको सबक दिया जाता है, लेकिन ऐसा बच्चे नहीं सोचते हैं। वो क्या करते हैं, घर छोड़ करके चले जाते हैं, जैसे बहादुर ने किया। तो वो घर छोड़ करके चला गया और जंगल में छिप गया। कहाँ छिप गया? जंगल में छिप गया। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। ठीक है, फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। पहले लोग पैसा कहाँ रखते थे? कहीं पर रख देते थे, हांडी में, मिट्टी का बर्तन में। मिट्टी का बर्तन को यहाँ हांडी कहा गया है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन में रख देते थे, जमीन के अंदर रख देते थे। ठीक है, और कपड़ों की पोटली में रख देते थे। तो उसी तरह से इसकी माँ जो है, यानी बहादुर की माँ जो है, वो हांडिया में 2 रुपये से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। यहाँ पे मुहावरा है, 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग गया। ठीक है, भाग गया। अंत में 9 2 11 हो गया। 2 रुपये निकाल लिया माँ के हांडिये से। उसके बाद वो 9 2 11 हो गया। वहाँ से 6 मील दूरी पर क्या था? बस स्टेशन था। क्या था? बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। गोरखपुर जाने वाली बस थी। तो तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है जी? तो बोला दिल बहादुर साहब। क्या बोला? दिल बहादुर साहब बोला लेखक को। ठीक है, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। लेखक ने क्या क्या बातें सिखाई उसको, लेखक को याद नहीं है। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। ठीक है, जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सहूर सीख जाएगा। कौन बोल रहे हैं? लेखक बोल रहे हैं कि अगर बहादुर यहाँ रह गया तो वह ढंग सहूर सीख जाएगा। घर के लड़कों की तरह वह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने, यानी कि लेखक की पत्नी ने, उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश भी दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। क्या क्या उपदेश दिया गया? इस मोहल्ले में बहुत गिरे हुए लोग रहते हैं, छोटे लोग रहते हैं, नीच लोग रहते हैं। वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। ये निर्मला का उपदेश था। निर्मला का उपदेश था, वो बहादुर को उपदेश दे रही थी कि ना तुम्हें किसी के यहाँ जाना है और ना तो किसी का काम करना है। ठीक है, कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। वो ये भी कह रही है कि अगर कोई बाजार से कुछ लाने के लिए कहा जाए तो तुम्हें जवाब देना होगा कि मैं
आता हूँ, इतना कह करके तुम अंदर चले आना। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। और क्या कहा गया है निर्मला की तरफ से कि घर के सभी लोगों से तुम्हें तमीज़ से बोलना होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम में से क्या लिख दिया, दिल शब्द को उड़ा दिया। पहले उसका नाम क्या था जी, दिल बहादुर। अब निर्मला ने दिल को हटा दिया तो क्या बचा, दिल को हटा दिया तो बहादुर बचा। ठीक है, तो दिल शब्द को उड़ा दिया, यानी कि दिल बहादुर उसका नाम अब नहीं रहा, उसका नाम क्या रह गया, बहादुर। ठीक है, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। क्या था बहादुर, बहुत हंसमुख लड़का था और काम करने में बहुत ही मेहनती था। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सचमुच अगर किसी के घर में अचानक अगर तोता पालने का मन हो जाए और तोता ले आए तो सचमुच उसका ध्यान हर समय तोते के ऊपर जाएगा, हर समय पिल्ले के ऊपर जाएगा अगर पिल्ला पालते हैं तो। ठीक है, तो उसी तरह उस घर में एक नौकर आया तो हर समय सभी का ध्यान किसके ओर जाता था, नौकर की ओर जाता था। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते थे और क्या बोलते थे, उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। कौन सा प्रश्न करते हैं, देखिए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, ये प्रश्न था उस लड़के का, जो गांव का लड़का था, उसको जो देखने आया वही प्रश्न किया। तुमने शेर देखा है, ऐसी ही बातें उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती थी। उससे पहाड़ी गाने को बोलने के लिए कहा जाता था, गाने के लिए कहा जाता था। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था, उससे अधिक क्या करता था, हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। किसको, नौकर को, कि बहादुर जो है खाना खाया या फिर नहीं खाया, सबको बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। बहादुर को तो कहा जाता था, लेकिन निर्मला के मन में होता था कि और ऊंचे आवाज में बात करें ताकि पड़ोसिन सुने। और इसका कहना था कि पड़ोसिन को ही सुनाना है हमें, है ना। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। ये बात किसने कहा, निर्मला ने कहा, पड़ोसियों को सुनाया। किसको सुनाया, पड़ोसियों को सुनाया। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। ये बात किसने कहा, अमरकांत ने निर्मला से कहा। कि निर्मला कहती है कि हमारे जो पति हैं यानी अमरकांत जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि 100-150 महीनवारी खर्च हो जाए उस पर सो अच्छा, मगर तकलीफ उसे जरा भी नहीं होना चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, नेकर माने पैंट, एक पैंट और कमीज लेखक उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। ये निर्मला का कहना था। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। धीरे धीरे क्या किया, वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से क्या किया, दातून तोड़ लाता था। उसका काम चालू हो गया। देखो बच्चों, इसलिए घर छोड़ करके तुम लोग को कहीं नहीं जाना है और अपने माता पिता का बात तो अवश्य मानना है। ठीक है, जो बच्चे ऐसे करते हैं वो कहीं का नहीं रहते हैं। जैसे बहादुर था, देख लो इसकी कहानी में कितनी दयालुता भरी कहानी है। ये क्या किया है इसके साथ लोगों ने, ये देखिए। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। अभी तो कहानी के जरिए ऐसा लगता होगा कि बहादुर बहुत खुश
बहुत खुशी से रहता है। ठीक है, मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर चढ़ जाता। वो इतना तेज था कि तुरंत वो दातुन तोड़ने के लिए हाथ का सहारा लेकर के कुछ दूर तने के ऊपर चढ़ करके और दौड़ते हुए चढ़ जाता था, और मिनट भर में पेड़ की पुलई मतलब जो ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग जो होता है, उस पर वो नजर आता था। निर्मला जो है छाती पीट कर कहती थी कि अरे रिछ बंदर की जात। क्या कहती थी? अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। ठीक है, वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता। अंगीठी जलाना मतलब आग जलाना है ना। अंगीठी जलाता, चाय बनाता और सबको पिलाता। इतना काम था उसका। ठीक है, फिर क्या काम था? दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। जान लो, दूसरे के घर जाओगे तो तुमको यही सब काम करवाएगा। ठीक है, इसलिए सब कोई अपने मम्मी पापा के पास रहो और आराम से बैठे बैठे रोटियां तोड़ो। ठीक है, जिद करता, पर निर्मला जो है स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। किसकी फिक्र रहती थी? बहादुर की फिक्र रहती थी। ठीक है, उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह बहुत दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, बहादुर निर्मला को कहता था, कोई काम अगर कर रही है निर्मला तो उसको देख करके कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। माता जी कहता था उसको। ठीक है, वह कोई भी काम करता होता तो समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता। भालू की तरह दौड़ता था वो, इतना एक्टिव था, इतना चंचल था। और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। दौड़ दौड़ के जाता था और निर्मला का जो दवाई का डब्बा था उसको उसके सामने ला करके रख देता था। जब मैं शाम को दोपहर दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता था। जैसे सारे घर के लोग कुछ न कुछ बोलते थे जब अमरकांत आते थे तो, लेकिन ये भी बेचारा कुछ मामूली घटना का रिपोर्ट देता था। जैसे क्या देता था? बाबूजी, बहन जी की एक सहेली आया था, ये भी कह दिया उसको। ठीक है, या बाबूजी भैया सिनेमा देखने गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता कि गोया बहुत ही मजेदार बात कह दी है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था। लेखक उससे बातचीत करने के लिए चाहते थे। ठीक है, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। लेखक की इच्छा थी कि बहादुर से थोड़ा गप करे, लेकिन वो नहीं बातचीत करते थे। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? बहादुर से पूछती थी निर्मला, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बोलता था नहीं। फिर बोली क्यों? तो वह मारता क्यों था? उसकी माँ मारी थी ना, इसीलिए ना वो भागा था। इसीलिए वो जवाब दे रहा है निर्मला से कि वह मारता क्यों था। इतना कहकर वह खूब हंसता, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। ऐसा उसको महसूस होता था। सभी को लगता था कि मार खाया तो उसको दुखी होना चाहिए, लेकिन नहीं। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। इतना बात कह देती थी तो वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे रही थी।
क्या दे रही थी? दरी दे रही थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता। क्या बिछाता था? बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता। क्या निकाला? नेपाली टोपी निकालता था, ठीक है, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। बाईं ओर जो वो टोपी थी वो झुकी रहती थी, ठीक है। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। बच्चा था, ठीक है, वो आईना जो है निकाल करके बंदर की तरह मुंह करके देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब में से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कौन कौन और क्या क्या चीज था? कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। ठीक है, इतना सारा बात तो आया समझ में। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि दिन मजे में बीतने लगा। दिन मजे में बीतने लगा। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। क्यों महसूस करने लगे थे लेखक अपने आप को ऊंचा? क्योंकि इनके घर में नौकर थे। इनके घर में क्या थे? नौकर थे। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे बहुत गर्व था। मुझे सदा गर्व था। ठीक है, अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि इनके घर एक नौकर था। लेखक को भी यहाँ अभिमान हो रहा है, घमंड हो रहा है। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है। ये पड़ोसियों को सुनाए थे, ठीक है, कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के सवांग की तरह रहता था। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी कि हमारे घर नौकर आया है, हमारे घर नौकर आया है ना। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये लेखक का सोचना है कि आधी तनख्वाह जो है रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? आधी तनख्वाह तो उसी नौकर पर खर्चा हो रहा है। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। क्या हुआ? वही हुआ जो किसी कोने से एक बहादुर नामक नौकर निर्मला को ला करके दे ही दिए लेखक। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। कपड़े चमाचम सफ़ेद रहते थे। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधार हो गई। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता। क्या आवाज़ देता? बहादुर एक गिलास पानी दो, है ना। बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है, उठाना। यही सब काम छोटा छोटा सा काम बहादुर को भी करना पड़ता था। ठीक है, इसी तरह की फरमाइशें होती थी। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले से ही जाते थे।
पहले से सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले नहीं उठते थे। इतना सब जो है उनके घर के लोग इतना सुकुमार थे कि नौकर आते आते सभी कोई रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे कब उठते थे? 8 बजे के पहले नहीं उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था। मेरा बड़ा लड़का यानी लेखक का जो बड़ा लड़का था वो काफ़ी शान शौकत से रहता था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। उसने अपने सभी काम किसको सौंप दिए? बहादुर को सौंप दिए। कौन? लेखक का जो बड़ा लड़का किशोर था वही अपना काम किसको सौंप दिया? बहादुर को सौंप दिया। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। इतने लाट साहब थे वो, ठीक है, इतने लाट साहब थे। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। तो जब ऐसा होता तो किशोर क्या करता? गर्जन तर्जन करने लगता था, पूरा गरजने लगता था कि काम में देर क्यों हुआ, ठीक है। उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। अब देखो बच्चों, अगर वो गया घर से बाहर किसी के घर नौकरी कर रहा है तो उसके साथ क्या बीतता है ये आप लोग ध्यान में रखिए। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता। उसको मार भी खाना पड़ा। क्या हुआ? उसको मार भी खाना पड़ा, है ना। चुपचाप खड़ा रहता था एक कोने में, बोलता था देख बे। किशोर चेतावनी देता। क्या बोलता? देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। उसको धमका रहा है, ठीक है, कि अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते तुमको हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता है क्या है तू? बैठा बैठा खाता है, उसको बोलता है। क्या आपकी माँ ऐसा कहती? आपको नहीं ना कहती? रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया। मैंने किशोर को यानी लेखक ने अपने बेटे को मना किया, पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा, ये लेखक सोच रहे हैं। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। शाम को साइकिल की सफाई करना जो है बहादुर क्या किया? भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया, ठीक है। किशोर जो है अब मारा और उसको गालियां दी तो उसका काम करने से वो इनकार कर दिया। अब तक तो वो मारता था, लेकिन अब उस दिन क्या किया? किशोर मारा भी और गालियां भी दी। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते हो? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। लेखक ने कड़ाई से पूछा कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते हो? तो बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। बहादुर जो है रोते हुए लेखक को सुना रहा है कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। मैं जानता था किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। क्या कहा था?
सुअर का बच्चा कहा था। बहादुर के पिता को वो सुअर कहा, ठीक है, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। अब देखो, लेखक भी ध्यान नहीं दिए इस बात पर। लेखक को हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी था। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं हैं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है और जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। ये कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं, समझा रहे हैं बहादुर को। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। ये किसका कहना था? लेखक का कहना था। लेखक जो है किसको कह रहे थे? बहादुर को कह रहे थे, समझा रहे थे। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। वह जल्दी प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद लेखक